नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का पार्ट 2। इस पार्ट में हम कुछ एडवांस ट्रेंड्स, एक्सपेंशन और न्यूमेरिकल समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ पार्ट 1 में कुछ हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था। थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल का इवोल्यूशन डोबेराइनर से लेकर मोजरे तक का। फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस ट्रेंड्स। आज हम उसी बेस को आगे एक्सटेंड करेंगे विथ मोर लॉजिक के साथ। चलिए बेटा, बात शुरू करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव। ये बेसिकली होता है कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का वो नेट इफेक्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फील करते हैं। फार्मूला आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस शेल्डिंग कांस्टेंट। जेड का मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर। जेड इफेक्टिव निकलता कैसे है कि एटॉमिक नंबर में से हम माइनस कर देंगे शेल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा को, जिसे शेल्डिंग कांस्टेंट को सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कहीं आपको जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा दिख जाए तो आप ये बात जान जाइएगा कि वो शेल्डिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जैसे जैसे आप पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसलिए एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। क्यों? जैसे जैसे आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पढ़ते हैं ना लेफ्ट टू राइट, मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया आप तो ऐसे कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, वहां पे एटॉमिक साइज घटता जाता है। अप टू डाउन आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, वहां पे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बेटा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बात करते हैं, अलोंग द पीरियड बात करते हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। इसलिए क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। यही रीजन है कि फ्लोरीन सबसे छोटा एटम होता है अपने पीरियड में। बात क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं बेटा शेल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को लेके। किसे कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट? अब जब इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, रिपेल मतलब धक्का देता है, उससे बोलते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। आपको बता दें कि जैसे जैसे आप यहाँ पे बेटा देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक मिनट, यहाँ देखो, ये जो आप ये एरो देख रहे हो, ये जो आप पॉजिटिव देख रहे हो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ये पॉजिटिव है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो देख रहे हो ना, इनके बीच में जो रिपल्सन का काम कर रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। जो बीच में दो ये जो ब्लू कलर के ये जो ये इस आसमानी कलर के ये जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में रिपल्सन क्रिएट करते हैं, यानी उनके बीच में एक शेल्डिंग इफेक्ट का काम करते हैं। जैसे मान जाओ आप अपने घर पे हो और अपने घर से कहीं 60 किलोमीटर, मान जाओ कि अगर हम लोग गोरखपुर से हैं, मैं मानता हूं गोरखपुर से, ठीक है, तो अगर गोरखपुर से हूं, मुझे लखनऊ जाना है, तो आपको बता दे कि गोरखपुर से मेरा क्या हो, गोरखपुर क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया। चलो ये जगह का छोड़ो, तुम घर में क्या हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या है, न्यूक्लियस है। अब तुम्हारे पेरेंट्स न्यूक्लियस है और तुम क्या हो, उनके इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। जैसे जैसे तुम अपने माता पिता के पास रहोगे तो उनका अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ा रहेगा। सही सही समय पे तुमको ट्रीट करते रहेंगे बेटा सही क्या है गलत क्या है। जैसे ही
तुम अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर जाते हो पढ़ाई करने के लिए, तो उनके बीच में क्या जाता है, उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो उनके बीच में कुछ इफेक्टिव क्रिएट होते हैं, जिससे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच की दूरियां को बढ़ाते हैं, और वो जो इफेक्ट होते हैं उसे ही शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक उसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कि जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बीच की दूरी में यदि जो कोई इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसे शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ये इफेक्ट क्रिएट करता है उसे बेटा हम कहते हैं शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्डर क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट का या स्क्रीनिंग इफेक्ट का? सबसे बड़ा जो होता है वो एफ होता है, यानी कि अगर ऑर्डर के बारे में बेटा बात करें, आप देख सकते हो कि F is greater than the D is greater than the P is greater than the S, ये ऑर्डर होता है शिल्डिंग। यानी कि सबसे कम अगर शिल्डिंग के बारे में बात करें बेटा, तो वो S जो ग्रुप ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो S पार्ट का होता है, वो सबसे कम शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास रहता है। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की दूरी बढ़ती जाएगी, उसमें शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियस से काफी दूर एफ होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जितने ही एफ ब्लॉक एलिमेंट दूर होगा उसके बीच में शिल्डिंग इफेक्ट उतनी ही ज्यादा क्रिएट होगी। इसलिए मैंने ये ऑर्डर रिप्रेजेंट किया कि एफ इज ग्रेटर देन द डी इज ग्रेटर देन द पी इज ग्रेटर देन द एस, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शिल्ड करते हैं एफ ब्लॉक में। जितना ज्यादा शिल्डिंग उतना बड़ा एटॉमिक रेडियस। इतना एक बात जान जाओ कि शिल्डिंग इफेक्ट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जिसकी जितनी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी बेटा, उसकी उतनी ही शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि जितनी शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी उतने ही एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। बात क्लियर है? इसी वजह से ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साइज में वेरिएशन होता है। ट्रांजिशन क्या होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन क्या होता है? एफ ब्लॉक। इनर ट्रांजिशन कहां क्यों जाता है बेटा, आपको बता दें। इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक से ही रखा गया था, लेकिन जब ये देखा गया कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एफ ब्लॉक में भर रहा है, तो उसे निकाल के जितने एफ ब्लॉक में भर रहे थे उनको एफ ब्लॉक का एक सीरीज बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया, क्योंकि वो निकाला गया था ट्रांजिशन एलिमेंट से, इसलिए उसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक। और उनके रेडियस में, उनके बीच में जो होता है बेटा ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज जो होते हैं रेडियस में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपसे वेरिएशन इन पीरियोडिक ट्रेंड, यानी अक्रॉस पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। अगर हम एक पीरियड का लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो मैंने भी बताया लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस जैसे डिक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। मतलब लेफ्ट से राइट जाते जाते एलिमेंट्स मेटल से नॉन मेटल बन जाते हैं। आप समझिए क्या क्वालिटी है इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। कह रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो एटॉमिक रेडियस घटता जा रहा है। एटॉमिक रेडियस इसलिए घट रहा है क्योंकि जेड इफेक्टिव साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ इन्होंने ये भी बता, देखिए मैंने कितना बखूबी तरीके से मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है, आपको ये बात समझ, आपकी फोटो आपके माइंड में ये छप जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो साइज, एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा तो बेटा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा अक्रॉस पीरियड में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा जैसे ऊपर इंक्रीज कर रहा था। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, नेचर जो होता है इंक्रीज करता है। क्योंकि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में ये बात आपको समझाया
कि लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट्स मेटल से नॉन मेटल बन जाते हैं, इसलिए कि मेटल कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है और नॉन मेटल नेचर क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। ये मैं आपसे चर्चा कर रहा था अक्रॉस पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट। अगर हम आपसे चर्चा इस बात का करते हैं कि वेरिएशन डाउन अ ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम के बारे में बात करते हैं बेटा, आपको बता दे कि अब बात है डाउन ग्रुप में कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जैसे कि सोडियम से लेकर हम सीजियम तक जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स बन जाते हैं, सारे रिएक्टिव मेटल्स बन जाते हैं। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में अगर आपसे हम ये बात कहें कि एटॉमिक वेरिएशन यानी डाउन ग्रुप में बात करते हैं, टॉप टू बॉटम के बारे में बात करते हैं बेटा, तो एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो सेल्स भी इंक्रीज करते जाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम में अगर डिक्रीज करता है तो डिस्टेंस प्लस शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है सेम रीजन में, ऊपर टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम होने पे। मैं बार बार बात कर रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटल से नॉन मेटालिक हो जाता है, टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज करता है। यानी कि अगर मैं चर्चा करूं कि मेटल्स और नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते क्या है, अब समझते हैं, वो भी आपके सामने है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में मेटल्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मेटल्स का बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही सुंदर और बढ़िया क्वालिटी ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बात समझ में? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। और मेटल नॉन मेटल के साथ बेटा एक और नाम जुड़ता है जिसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड जो होते हैं वो दोनों के बीच में होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये बैलेंस ही केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाता है। से मेटल्स पढ़ते हैं, मेटल में होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट बिहेवियर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये बैलेंसिंग की केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाता है बेटा। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स क्या है। यहाँ देखो भाई, केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स क्या है। केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स को समझना इजी है। मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो बढ़ती जाती है, और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप घटती है। यानी आप ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर एल्कली मेटल में क्या होता है, एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये क्या है, अगर नीचे की तरफ आते हो ना एल्कली मेटल्स में, तो यहां पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी मेटल की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, रुबिडियम की होगी, उसके बाद किसकी होगी, पोटेशियम की, उसके बाद किसकी होगी, सोडियम की होगी। हैलोजन में देख लो बेटा, हैलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी की, फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी। ये रिएक्टिविटी घटती है, ये रिएक्टिविटी घटने का मैं क्रम बता रहा हूं बेटा। फ्लोरीन के सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सिंपल लॉजिक आपको बता दें कि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन क्या करना है, छोड़ना है, और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेना है। यानी कि मेटल का बेटा सिर्फ यही काम है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता जाएगा, और नॉन मेटल का काम है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाएगा। अब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। पीरियोडिसिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहता क्या, बताता क्या है, अब इसी पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है बेटा, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। रीजन क्या है
कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को बताता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल में टिन से ले लो भैया, टिन क्या होता है +2+4 में होता है, और लेड क्या होता है +2 स्टेबल होता है। क्या होता है +2 स्टेबल होता है। यही रीजन है कि हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट्स मल्टीपल रिएक्शन कर पाते हैं। अगर हम इसके डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात करें आपसे, तो डायगोनल रिलेशनशिप एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। लिथियम, मैग्नीशियम और बेरियम, एल्युमिनियम सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखते हैं। क्यों दिखते हैं भाई? क्योंकि दोनों के चेंज डेंसिटी और आयनिक रेडियाई मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ले सकते हैं लिथियम कार्बोनेट यानी Li2CO3 और MgCO3 लेते हैं। दोनों हीट देने पर डिकम्पोज होते हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल सिर्फ कॉलम्स और रो को, जो ये पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल सिर्फ कॉलम और रो का गेम नहीं है। ये डायगोनल्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें। केवल आप ये बात नहीं चर्चा कर सकते हैं कि हम जब भी बात करेंगे रो और कॉलम के बारे में चर्चा करेंगे, ये जरूरी नहीं है। डायगोनल्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें। कैसे? अब ये डायगोनल्स रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ बेरियम एल्युमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है, सिमिलर चेंज डेंसिटी एंड आयनिक रेडियाई रखता है। एग्जांपल में अब Li2CO3 एंड MgCO3 डिकम्पोज ऑन हीटिंग सिमिलरली। ये दोनों, जैसे इन दोनों का अगर लिथियम का जो प्रॉपर्टी है, मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी उसके कार्बोनेट के साथ डिकम्पोज करते हैं, दोनों के लिए हीट सिमिलर लगेंगे। यानी कि कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। केवल हम ये चर्चा नहीं कर सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, हम ये चर्चा नहीं कर सकते हैं आपसे कि केवल हम रो और कॉलम के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप नाम की भी कोई चीज होती है, जो मैंने आपको यहां समझाया। अब मैं आपसे बात करता हूं इसके एनालॉमस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में। पहला एलिमेंट अपने ग्रुप से अलग होता है। रीजन स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और बैलेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एग्जांपल में लिथियम जो होता है, लिथियम के बारे में अगर चर्चा करें, वो कभी भी सोडियम के इक्वल नहीं होता है। बेरियम कभी भी मैग्नीशियम के इक्वल नहीं होता है। बोरान कभी भी एल्युमिनियम के इक्वल नहीं होता है। इस वजह से लिथियम का बिहेवियर मैग्नीशियम जैसा होता है, सोडियम जैसा नहीं। जो मैंने अभी डायगोनल प्रॉपर्टी में आपको बताया कि लिथियम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से सिमिलर हो सकता है, लेकिन कभी भी लिथियम का बिहेवियर मैग्नीशियम जैसा होता है, सोडियम जैसा कभी नहीं हो सकता। ये एनालॉमस प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के बारे में। देखिए मैंने आपको लिखा है स्क्रीन पे कि लिथियम इज नॉट इक्वल टू सोडियम, बेरिलियम इज नॉट इक्वल टू मैग्नीशियम, बोरान इज नॉट इक्वल टू एल्युमिनियम। अब इनके पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करते हैं, ये इनकी बॉन्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अक्रॉस ए पीरियड कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर घटता है डाउन द ग्रुप पे। अपोजिट ट्रेंड्स होता है। ये समझने के लिए याद रखिए कि फजांस रूल क्या होता है। फजांस रूल क्या बताता है कि स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन के बारे में, कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा दिखाता है भाई। फजांस रूल आप याद करिएगा। मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि क्रॉस पीरियड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर घटता है। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, अपोजिट ट्रेंड्स होता है। ये समझने के लिए, ये आपको समझ नहीं आ रहा, इसको समझने के लिए आपको याद रखिए फजांस रूल के बारे में कि सिमिलर कैटायंस और लार्जर एनायंस कोवैलेंट कैरेक्टर से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में? अगर हम इसमें ओरली का हम न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बहुत कवर्ड है, जैसे कि कौन सा एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है।
मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, नोबल गैसेस का होता है। अब मैं जो क्वेश्चन, क्योंकि जो जेड जो होता है इक्वल टू 17 होता है, ये कौन सा एलिमेंट है, पूछ दे कि एटॉमिक नंबर 17 का कौन सा एलिमेंट है, तो भैया क्लोरीन है, हैलोजन ग्रुप का। लेकिन ये आप ये बता दे रहा है कमेंट बॉक्स में कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप में। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, नीट और आईआईटी के लिए मस्ट है ये क्वेश्चन। आप बताइएगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट में बढ़ती है या, मैंने आंसर ही बता दिया आपको कि किसी डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट में बढ़ती है और टॉप टू बॉटम में क्या होती है, बॉटम घटती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन के बारे में अगर आपसे चर्चा करते हैं तो पीरियोडिक टेबल सिर्फ रटने की चीज नहीं है बेटा, ये केमिस्ट्री का मैप है। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा मेटल कोरोड करेगा और कौन सा एलिमेंट सेमी कंडक्टिंग होगा, कौन सा कंपाउंड स्टेबल रहेगा। यही पीरियोडिसिटी फ्यूचर टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेस बनता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसके समरी में जो हम लोग सीखा क्या इसके बारे में बता दें, तो दोस्तों आज हमने देखा कि जेड इफेक्टिव सेल्डे इफेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट और डायगोनल रिलेशनशिप जैसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक डेट्स क्या है। याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल मैप ऑफ केमिस्ट्री, अगर आपने पीरियोडिसिटी समझ ली तो केमिस्ट्री का आधा सिलेबस आपने जीत लिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका अगले लेक्चर में मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।